वही चुनावी मुद्दे, वही राजनीति, वही रणनीति, नया चुनाव, पुराना नैरेटिव। जी हां, चुनाव वो मौसम है जो जमहूरियत में आता जाता रहता है। चुनाव के हर मौसम की अपनी रंगत होती है, अपना मिजाज होता है। लेकिन एमपी की सियासत की बात करें तो पिछले कई दिनों से राजनीति में वही घिसे पिटे मुद्दे गूंज रहे हैं और इस उपचुनाव में भी कोई नया नैरेटिव सेट होता नहीं दिख रहा है। खासतौर पर कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है जो उसने अपनी सरकार गिरने के बाद 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में उठाए थे। कितनी मृत्यु हुई, कितनी मृत्यु हुई मध्य प्रदेश में? 2.5 लाख मृत्यु हुई। कितना स्वीकार करते हैं? कितनों को मुआवजा मिला? मैं ये पूछना चाहता हूं। 2.5 लाख और आप कहेंगे 10,000 हुई। कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना कितना दबाएंगे आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? मैं जानता हूं छिंदवाड़ा में कितनी मौत हुई, पर यह बात भी आपको बता दूं। चुनावी मुद्दे ही नहीं बल्कि रणनीति के तौर पर भी कांग्रेस पुरानी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते उससे बचकानी गलतियां भी हो रही हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में विवेक तनखा जैसे नेता का नाम छूटना, फिर उन्हें शामिल करने के लिए एनपी प्रजापति का नाम हटाने जैसी अजीबोगरीब स्थिति भी इसी का नतीजा है। विवेक तनखा भी बंसल न्यूज से खास बातचीत में कह चुके हैं कि कांग्रेस को नया नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं कांग्रेस और बीजेपी को सेम चश्मे से देख रहा हूं। दोनों जगह देयर इज अ नीड फॉर चेंज ऑफ नैरेटिव। क्या होता है कि देयर इज एक एलिमेंट ऑफ फैटिग होता है, थकान पॉलिटिक्स में, और थकान को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक चेंज, एक नैरेटिव का चेंज लाना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं जी। और ये नैरेटिव का चेंज ना तो मैं बीजेपी में देख रहा हूं इस वक्त और ना कांग्रेस में देख रहा हूं। इधर बीजेपी की बात की जाए तो वो भी इस उपचुनाव में अपने पुराने मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खंडवा उपचुनाव को आइडियल चुनाव बनाने की बात जरूर कह रहे हैं। मेरा भी 2 दिन का दौरा बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा का, हर मंडल में नीचे तक बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए हुआ है। नौजवानों के साथ भी मेरा संवाद हुआ, प्रबुद्ध लोगों के साथ भी मेरा संवाद हुआ। साथ में ही बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति को ताकतवर बनाना, जो पहले से ही उस काम में लगे हैं, इस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एक आइडियल चुनाव बनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले 2-3 साल में एमपी की सियासत में खूब उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन कोई भी दल चुनाव का कोई नया नैरेटिव सेट करने में फिलहाल तो असफल ही नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नो नैरेटिव। नैरेटिव एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ कहने के लिए है, नरेशन से नैरेटिव। तो आपके पास कहने के लिए क्या नया है? कांग्रेस के पास मसला ये है कि सरकार गिरा दी, धोखा हुआ, कोविड उसकी वजह से और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ। और विवेक तनखा जी को आपने सुना, जिनको हम कई बार ये भी कहते हैं कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो कई बार राजनीतिक धारा के बीच में खड़े हुए दिखते हैं और इक्वली वो कमेंट करते हैं अपनी पार्टी को लेकर भी, नेगेटिव नहीं, एक समीक्षा करते हुए। उनका तो ये भी कहना है कि ना नया कुछ कहने के लिए कांग्रेस के पास है और न ही कुछ नया कुछ कहने के लिए बीजेपी के पास है। दोनों ही पार्टियां अपने उसी इश्यूज़ को लेकर चल रही हैं, इसीलिए एक थकान सी है दोनों ही दलों में, ऐसा उनका दावा है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी। क्योंकि लोग जब इन दलों को सुनने के लिए आते हैं तो उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाएं।
उनको ऐसा लगे कि ये जो बातें चल रही हैं पक्ष की और विपक्ष की, यानी सत्ताधारी दल की और कांग्रेस की, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है। अगर आप इसको देखें तो फिर दार्शनिक तौर पर आप पुराने समय में भी जाएंगे, नए समय में भी रहेंगे और भविष्य में भी गोता लगाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ इस पर कन्फाइंड होते हैं कि ये जो 4 उपचुनाव हैं ये, और इसके बाद जो 2023 का मुख्य चुनाव है, क्या कांग्रेस उसमें इसी मसले को लेकर जाएगी कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, हमारी सरकार गिरा दी गई, और क्या ये कहने से जनता उसको मान लेगी? जहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कह रहा हूँ, जिस समाज में, ये मैं राजनीतिक प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ, जहाँ अब ये नारा बहुत उछलता है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है, शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो गया है, वहाँ क्या ये मसले जनता तक पहुँचेंगे? और कुछ राजनेता जो बहुत इमिनेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो कहते हैं करप्शन कभी इशू ही नहीं होता। तो किसी भी तरह के नैतिक प्रश्नों को राजनीति में उठाना क्या जनता के मन को छूता है? ये मैं सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ। और उसी के साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर रहा हूँ, तो जनता के मन को छूता क्या है? उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स, वो जानती ही है कि भ्रष्टाचार, चाणक्य भी ये कह के गए कि किसी सरकारी कर्मचारी से आप ये कहें कि अपने मुंह में शहद की एक बूंद लो और फिर ये मत, उसका स्वाद मत चखना, बिल्कुल उसके बारे में कोई अनुभव मत रखना। भ्रष्टाचार कुछ वैसा ही है। तो ये नया नैरेटिव क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी के कंपैरिजन में अधिक ज़रूरी इसलिए है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने की एक परफेक्ट फैक्ट्री मशीन है, मैकेनिज़्म है, और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और समय, लीडरशिप, ये सब कांग्रेस की तुलना में काफ़ी आगे है। भले ही अगर हम विवेक तनखा जी के इस कथन से सहमत हों कि नया नैरेटिव बीजेपी के पास भी नहीं है, लेकिन बीजेपी को जहां नैरेटिव की प्रदेश में कमी लगती है, वो केंद्र से ले आती है वो मुद्दे जो जनता के मन को कथित रूप से छूते हैं। बहरहाल आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं विभा पटेल जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, पूर्व महापौर हैं भोपाल की, बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मध्य प्रदेश के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, उनका बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जय नागड़ा जी, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। जय जी, आपकी टिप्पणी लेकर क्या लगता है आपको, कांग्रेस के पास नया कुछ कहने के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी ये दावा विवेक तनखा ज़रूर करते हैं, लेकिन जो अंतर है हमने बताने की कोशिश की है। आप किस तरह देखते हैं कि बार बार वही बातें कहना कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, बजाय इसके क्या चुनाव आपको लगता है बेहतर चेहरों पर, बेहतर एजेंडा पर और बेहतर मैनिफेस्टो पर लड़ा जाता है? शरद जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मुझे एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनसे एक बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अच्छी सरकार और पॉपुलर सरकार में बड़ा फर्क है। अच्छी सरकार पॉपुलर हो जरूरी नहीं, और पॉपुलर सरकार अच्छी हो जरूरी नहीं। तो हम फंस गए हैं यहाँ पर कि हमको अच्छी सरकारें चाहिए या पॉपुलर सरकार चाहिए। अच्छी सरकार को बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन वो आम सारे चुनाव कैसे जीते जाए इस पर केंद्रित है। अब इसमें हम क्या उम्मीद करें कि डेवलपमेंट की बातें होती हैं, लेकिन तिकड़ा में वही कि यहाँ पे कौन सी जाति का वोट ज्यादा है, ओबीसी ज्यादा है या एससी ज्यादा है कि एसटी। तो सारी कुल मिला के बोलने की बातें कुछ होती हैं और मुद्दे कुछ और होते हैं। और इतना उथल पुथल, इतना उलझा हुआ समीकरण है कि मुझे तो एक बड़ी अजीब सी चीज और दिख रही है कि यदि हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो दोनों के शीर्ष नेता तो चाहते हैं कि जीते। एक गजल है कि तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर न हो। शायद कुछ नेताओं की अपीलें इस तरह की होती है कि तुझे जिताने की अपील करूं तो अपील में मेरी असर न हो। उन्हें चिंता अगले चुनाव की है कि कहीं ये जीत गया तो अगली चुनाव में हमारा नंबर कट हो जाएगा। बड़ा अजीब सा पसोपेश में सारा कुछ सिनेरियो है। तो चुनाव जीतना जहाँ पे प्रायोरिटी हो, प्राथमिकता हो, वहां पर हम बहुत उम्मीद विकास की करें, ये तो बहुत बेमानी है। और निश्चित रूप से नेताओं को लगता है कि जो मुद्दा आम आदमी को बहुत सरल लोगों को छू जाता है, जिसमें ज्यादा तालियां पीटी जा सकती हैं, वो उसकी बात करते हैं। कभी बौद्धिक बहस होती कहाँ है। चलिए, मैं लौटूंगा फिर आपकी तरफ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं विवादी की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं तो साहब बहुत अच्छा लगा आज आपने पैनल पे जय साहब के दर्शन करा दिए, क्योंकि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। तो
तो शरद जी आपके बहुत पुराने मित्रों में से हैं और मुझे याद आ गई खंडवा की वो कार्य समिति का दौर, जब उनसे हम मिलके काफ़ी चीज़ें समझा करते थे। और मेरा मानना यह है कि हालांकि मैं उसको बड़ा ज्योग्राफिकली सेंट्रिक करूंगा कि निर्माण की राजनीति को उनसे बेहतर कोई जानता हो, उसकी तलाश मुझे आज भी है। हालांकि वो मध्य प्रदेश और देश को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो जय जी, मैं आपकी मोहपाश में जो राजनीतिक मोहपाश आपने फेंका है उसमें से थोड़ा बाहर निकल के मैं कुछ खुलासे आपके सामने करता हूं, क्योंकि अभी विभा जी ने राजनीतिक चर्चा शुरू नहीं करी है। तो ये जो प्रश्न आपने रखा है पॉपुलिज्म वर्सेस विनेबिलिटी का, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पॉपुलिज्म लोकतंत्र में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चुना है कि जो एक वोट से भी जीतेगा साहब वो जीती हुई सरकार मानी जाएगी। तो चुनाव तो इसी तरीके से होंगे जैसा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मध्य मार्ग लिया, हम बहुत हारे, आपको याद होगा शरद जी, आप लोगों को भी ध्यान होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तो इसी चीज़ के लिए जानी जाती थी कि साहब इनके कितने लोगों की जमानत जब्त होगी, कितने लोग हारेंगे, इस बात के लिए हम लोग जाने जाते थे। शिवराज जी खुद राजगढ़ जाते थे इस काम के लिए, प्यारेलाल खंडेलवाल जी जैसे लोग लड़ा करते थे, आपको ध्यान होगा। ठाकरे जी इसी प्रकार की रचना किया करते थे, जैसा आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। तो हम वहाँ से चलते चलते फिर हमने विनेबिलिटी को सीखा जैसा, और शायद हमने सीखा होगा, किनसे सीखा ये नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सीखा। तो हमने रास्ता मध्य मार्ग निकाला। मध्य मार्ग हमने ऐसा निकाला है कि साहब ठीक है, चुनाव को हम चुनाव की तरीके से लड़ेंगे शरद जी, बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के समय में अपनी नीतियाँ नहीं अलग की जाती हैं, जिस तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन सरकार जो हमारी चलेगी शरद जी, वो जैसे अटल जी की सरकार चली या पिछले 7 वर्षों में, हमें भी मालूम है धारा 370 का विषय जो है वो विनेबिलिटी में उतना हमको सफल देगा कि जीएसटी का विषय उतनी सफलता देगा नहीं देगा, नोटबंदी का विषय इतनी सफलता देगा नहीं देगा। लेकिन ये भारत की नीड है, गुड गवर्नेंस, जिसकी आपने बात कही ना कि सरकार अच्छा काम करे, इसको लेकर करें। कल ही जैसे परसों लाडली लक्ष्मी के बीच में 13 साल हो गए साहब, एक स्कीम चली, लोगों ने पसंद करी, देश ने पसंद करी, फिर सभी ने उसको अपनाया, शिवराज जी ने लागू करी, उनके हितग्राहियों से वो मिलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच में हमको चलना होता है कि चुनाव में तो विनेबिलिटी रहेगी, लेकिन इस सब के लिए बहुत ज़रूरी बॉटम लाइन है शरद जी, आपका समय महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक अच्छा नेता हो जो सरकार चलाए तो डिलीवरेबल्स दिखें, और जब चुनाव में जाएं तो पॉपुलिज्म भी कहीं ना कहीं झलके। हम कोशिश करते हैं उसका समन्वय बनाकर शिवराज जी के नेतृत्व में चलने की। मूल सवाल ये है कि नया क्या कहने के लिए है, लीडरशिप की तरफ भी ये सवाल है, जैसे बीजेपी के लिए भी ये सवाल है। देखिए शरद जी, अभी माननीय हितेश जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत विद्वत्ता से उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन देखिए आज जो जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मध्य मार्ग यदि हम देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या ये मध्य मार्ग है? यदि हम अपने संस्थानों को बेचते जा रहे हैं तो ये मध्य मार्ग है? बरसों बरस तक जिस देश को हम लोगों ने आज़ादी के बाद जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जिसमें हमने लोगों की मूलभूत समस्याओं को और अधिक समझ के उसमें उपलब्धता कराने का प्रयास किया, और उसको आज हम बेच रहे हैं, तो ये मध्य मार्ग है क्या? अभी इन्होंने बात की कि लाडली लक्ष्मी योजना बड़ी पॉपुलर हुई, मैं उसी की बात करना चाहती हूँ। जब लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने प्रारंभ की तो उसमें 1 लाख रुपए की एफडी बना के दी जाती थी। एफडी एक विश्वस्त एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे एक आदमी को, चाहे कोई भी सरकार रहे जाए, उस पर व्यक्ति उसको क्लेम आखिरी में जाके कर सकता है। भले उसमें बहुत सारी शर्तें, अन्य शर्तें भी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको एफडी वापस ली और उसके बाद एक इन्होंने कागज का टुकड़ा हितग्राहियों को पकड़ा दिया। आज ये अपनी पीठ को अपने आप स्वयं तपा रहे हैं। देखिए, विडंबना यही है कि शब्दों के वाकजाल में यदि हम जनता को छलते रहते हैं, जनता के बीच में हम अपनी लफबाजी करते रहते हैं, तो जनता उसको अच्छे से समझती है। केवल आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम क्या कितने बातें जनता के बीच में फेंक रहे हैं, ये बातें करते रहते हैं। आज अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार और बहुत सारी बातें की, लेकिन आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मूल भारतीय जनता पार्टी रह कहाँ गई है? आज इनका भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और इसके बीच में जो ये रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में ये खुद की प्रशंसा कर सकते हैं,
लेकिन सच्चाई यही है कि इनके यहाँ आज मूल कार्यकर्ता उपेक्षित है, जिसने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सिंचित किया और आज वो पुष्पित और पल्लवित होकर फैल रही है, वो आज व्यक्ति उपेक्षित है। लेकिन उसके बीच में से ये जो सत्ता की केवल बात करते हैं, केवल और केवल सत्ता में हम कैसे बने रहें, चाहे जनता का कुछ भी हो, लेकिन सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए, ये केवल एक सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं होती। सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो प्रदेश को कैसा बना रहे हैं, क्या बातें उन्होंने की थी, क्या जनता के बीच में उन्होंने कहा था, क्या जनता ने उनसे अपेक्षाएं की थी, लेकिन आज उन अपेक्षाओं और बातों पर क्या वो खरे उतर पा रहे हैं। निश्चित तौर से जनता ये देखती और समझती है, और मेरा ये मानना है कि सत्ताधारी दल को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बातें ये कहीं घुमा चुके हैं, भले ही अपनी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करें, लेकिन सच्चाई यही है। मैं विभा जी को साक्षी मानते हुए केवल आपके अब रिमार्क नहीं, पे आप आता हूं। जनता को साक्षी मानिए तेज जी, मेरे साक्षी की आवश्यकता नहीं है। साक्षी आपकी जनता ही बनेगी और शरद जी बनेंगे, जो मीडिया को बहुत अच्छा शरद जी को देखिए, ये आज आप जो कहे ना, वो सच्चाई के नजदीक हो तो ज्यादा अच्छा शरद जी को होगा। मानते आप हुए बहुत कह देता वरिष्ठ हैं। शरद जी को मानते हुए कह देता हूँ, शरद जी ने शुरू में ही कहा था कि नैरेटिव किसका क्या है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो आपने पूरी चर्चा में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव हमारा मुखड़ा है, हम क्या करने जा रहे हैं।